आप ये दे रहे हैं, आप वो दे रहे हैं, मतलब आप तो अल्लादीन का चिराग हो गए, जो माँगे मैं दे रहा हूँ। दे नहीं रहे हैं, सिर्फ़ बातें दे रहे हैं कि गहलोत साहब आप सिर्फ़ सगोपा छोड़ रहे हैं, ये राइट टू हेल्थ नाम की जो चीज़ लाए इसका प्रचार हमने कर दिया है, लेकिन हमें पता हो ये आप अपने गवर्नमेंट के उस पर भी लागू नहीं कर पाएँगे और नहीं कर पाए, आप देख लीजिए। एक माली है जो खेत में बीज बोता है, पौधा उगता है, फल लगते हैं और जब पकने की तैयारी आता है तो कोई दूसरे खेत से आकर उसे काट के ले जाता है। आप समझ रहे हैं मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ? वही आप तमाम लोगों के साथ हुआ है। टीवी पीते हैं और अखबार खाते हैं, हमारी आदत में है ये। तो जो आदमी जितना ज़्यादा बोलता है उसको लोग सुनते ज़्यादा हैं और वही बातें करने लग जाते हैं, आपके इतना काम होगा, आपके इतना काम हो गया। ये ज़िम्मेदारी होती है। अभी राइट टू अकाउंटेबिलिटी यदि कानून होता, तो ज़िम्मेदार लोगों की ज़िम्मेदारी तय होती और आज वो जेल में होते, जिन्होंने खड्डा खुदवाया, खड्डा भरा नहीं, फेंसिंग लगाई नहीं। आपने किसी घर का चिराग उजाड़ दिया। तो क्या दमदारी से आप अपने नेता को ये बात कहेंगे कि मेरे लक्ष्मणगढ़ में ये काम होना चाहिए, क्योंकि जब टिकट मिली थी तब हम आपके साथ थे? डंके की चोट पे कि हम इसलिए नहीं राजनीति में आपके साथ हुए हैं, हम इसीलिए हुए हैं कि आम जन तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए। जी, भाजपा ने अब की बार एक प्रयोग और किया है, कई सांसदों के टिकट काट कर। अब पता नहीं कि वो सांसद का चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन उनको विधानसभा में ले आए हैं। तो लोगों के अंदर ये चर्चाएं हैं कि सांसदों का टिकट कट गया है, इसलिए विधायक के चुनाव में आए। तो क्या आप जैसे लोग सांसद की तैयारी? देखिए ये इशारा हुआ है ऊपर से? नहीं, ये कि गोल कमरा में अन्य आदमी ने घुसा दियो और वो दीवार के सारे सारे हाथ लगा की और घूमतो रही और जे ही दरवाजो आयो जठों भी निकलनो हो बी टाइम वो आपकी टाट कुचरे लग और यहाँ करता करता 3 चक्कर लाग गया पर बिन दरवाजों को नहीं मिले और वो बारन को निकल सके। इसी सभा में मैरिया जी ने कहा था कि जाटी छोल देंगे, हाँ हाँ, और फिर उसका प्रत्युत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि जाटी काट छोली नहीं, छांगी जाती है। हाँ और 2 बार तो छांग दी है, हाँ। अब की बार ऐसी छांग देंगे। हमारे विधायक जी का अहंकार के साथ बात करना, इन्होंने पिछले 6 महीने में अपनी योजनाओं का प्रचार करने के लिए जो पैसा खर्च किया न्यूज़पेपर्स पे, टीवी पे और इश्तिहार लगाने पे, करीबन 2000 करोड़ रुपए खर्च किए इसके ऊपर। जो आफत कैंप लगाए थे, जिनको आप राहत कैंप कहते हैं, उनके लिए 1000 करोड़ बहुत पैसा होता है साहब, वो सिर्फ मोबिलाइज करवाने में खर्च किया। लेकिन ये काम तो मोदी सरकार ने कोरोना के अंदर भी किया था। होर्डिंग लगे हुए थे हर जगह, मुफ्त की वैक्सीन, रक्षाबंधन 200 रुपये सिलेंडर में कम हुए थे, तब भी बड़े बड़े होर्डिंग। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान की लगातार चुनावी यात्रा जारी है और हम जानने की कोशिश करते रहते हैं कि आपके हिस्से के सवाल उन जनप्रतिनिधियों से पूछें जो विधानसभा 2023 में जीतकर विधानसभा में आपका प्रतिनिधित्व करेंगे। राजस्थान में मौसम की तरह राजनीति का मौसम भी दिन ब दिन बदलता जा रहा है। पारा ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, राजनीतिक हलचलें तेज होती जा रही हैं। पहली लिस्ट जारी हुई थी भाजपा की, 41 लोगों का नाम आया था, 41 लोग उम्मीदवार बन के आए थे। और आज हम उन्हीं 41 विधानसभाओं में एक विधानसभा की बात करेंगे और एक ऐसे शख्स हमारे साथ हैं जो एक विधानसभा से अपनी दावेदारी कर रहे थे भाजपा से, लेकिन ऐन वक्त पर पता चलता है कि उनकी टिकट कट गई। अब आगे उनकी क्या रणनीति रहेगी, क्या उन विधानसभा में वो कैसे प्रयास करेंगे अपने उम्मीदवार के लिए, वो तमाम चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर रामदेव चौधरी। डॉक्टर साहब, आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। थैंक यू अजय जी, आपका और आपके सारे दर्शकों का बहुत प्यार भरा नमस्कार। जैसे हमारी बोल हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा शुरू हुई थी, तो संयोग से हमने पहले दूसरे इंटरव्यू में आपसे बात की थी और हम जब धरातल पे गए तब नाम भी सामने आया था कि जैसे शिक्षाविद हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से, ऐसे लोग राजनीति में आने चाहिए। और उनमें से आपका एक नाम आया था कि लक्ष्मणगढ़ से अब की बार आप उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन एक सूची जारी होती है 41 लोगों की, और आप ही की विधानसभा में जो नई नई एंट्री होती है, घर वापसी होती है, उन्हें टिकट मिल जाता है। कैसे देखते हैं पहले तो आप? देखिए, जब बात होती है चुनाव लड़ने की तो बहुत सारे लोग इस भीड़ में शामिल होते हैं। उसमें कुछ राजनीतिज्ञ होते हैं, कुछ हम जैसे लोग जो अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं। तो हम डेफिनेटली उस दौड़ में शामिल थे, कोशिश की, हमारी तरफ से पूरा जोर लगाया। बट ऊपर बैठे हुए हमारी आला कमान, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे वो नेता जिनको ये पता रहता होगा कि भाई कौन इस सीट को निकाल सकता है, कौन जीत दिलवा सकता है, ऐसा उनका आकलन रहा होगा और इसलिए उन्होंने सोच समझ के ये निर्णय लिया होगा। और टिकट तो एक ही को मिलनी होती है। हमारा हमेशा से एक ही ध्येय रहा कि लक्ष्मणगढ़ से कमल खिले। लक्ष्मणगढ़ वो विधानसभा रही है जो आज़ादी के बाद सिर्फ एक बार कमल खिला है। तो हम सब ये चाहते थे कि जो कोई भी, जिस किसी को भी हमारी पार्टी, हमारे सर्वोच्च नेता सिंबल देते हैं,
इस बार हम कमल खिलाएं। और इसके लिए हमारी पार्टी ने सुभाष जी को का चयन किया है, सोच समझ के किया है। और अब हमारी ड्यूटी बनती है कि जो हमने सोचा था, हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी, उसको हम करके दिखाएं। हमने इसीलिए कल सारे जितने भी हम लोकल जो टिकठार्थी थे वो सारे इकट्ठे हुए और हम सब ने ये तहे दिल से सुभाष जी को कह दिया है कि हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। और हम हमारे जितने भी हमारे लोग चाहने वाले हैं उनसे भी हमने निवेदन किया है कि सारे मिलके और इस बीड़े को उठाएं और हम इस बार कमल खिला के दिखाएं। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, हम हर एक उम्मीदवार की तरह लड़ें जी। ये सोच के और हमने प्लान किया है और आगे इसी तरह से लड़ेंगे। राजनीति में अक्सर होता है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, और पता नहीं फिर क्या हो जाता है। परिवर्तन यात्रा का दौर चला था भाजपा का। लक्ष्मणगढ़ के एक मैदान में परिवर्तन यात्रा के लिए लोग इकट्ठे हुए थे, यात्रा आई थी। तब कुछ नारे लगे थे, मौजूद आप मंच पे मौजूद भी थे, वो तमाम घटनाक्रम आपने देखा था। एक नेता के लिए नारे लग रहे थे तो दूसरे नेताओं के लोगों ने आक्रोश दिखाया था। जी। तो जो वोटर के अंदर तनाव था, आपके समर्थक हैं जो चाह रहे थे कि आपको टिकट मिले, महरिया जी के समर्थक उन्हें चाह रहे थे, जोशी जी के समर्थक उन्हें चाह रहे थे, हरिराम जी के समर्थक उन्हें चाह रहे थे। तो उन समर्थकों के अंदर जो असमंजस बना है वो कैसे आप कर पाएंगे एकजुट? नेता तो मैंने देखा था आपका अभी एक वीडियो हाल ही में देखा है जिसमें आप तमाम लोग जो दावेदारी कर रहे थे वो एक मंच पे आए और लोगों से आह्वान किया था, लेकिन उन लोगों को समझाने में क्या सक्षम हो पाएगी भाजपा? अजय जी, बेसिकली नेता तभी बनता है आदमी जब उसके पीछे जनता होती है, और जनता किसी न किसी एक को प्यार करती है। उनका अपना एक सिलेक्शन होता है कि भाई ये हमारे लिए फिट है। और जब तक टिकट नहीं मिलता है तब तक ऐसा होता भी है, हर कोई अपने किसी पसंदीदा आदमी को आगे रखना चाहता है। बट जब टिकट तय हो चुकी है, सिंबल मिल चुका है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे चाहने वालों से, हमारे प्यार करने वालों से ये कहें कि अब हमें कमल का फूल हमारा उम्मीदवार है। जी। और हम जो जितने भी टिकटार्थी थे अपने आप को उम्मीदवार मान के लड़ाई करें और हम कमल के फूल को खिलाएं। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और इस बात को तहे दिल से हमारे चाहने वाले मानेंगे। और आप देखेंगे कि हम एक एक उसी तरह से दौड़ेंगे जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये हमने सोच समझ के और ये निर्णय लिया है, और कल इस चीज़ को हमने बता भी दिया है सुभाष जी को कि आप नहीं, हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और इसको जीतेंगे। राजनीति में अक्सर ये होता आया है, और इसको आप कैसे देखते हैं कि एक माली है जो खेत में बीज बोता है, पौधा उगता है, फल लगते हैं, और जब पकने की तैयारी आता है तो कोई दूसरे खेत से आकर उसे काट के ले जाता है। आप समझ रहे हैं मैं किस और इशारा कर रहा हूँ? वही आप तमाम लोगों के साथ हुआ है कि आप सब लोग तैयारी कर रहे थे अपनी अपनी फसलों को उगाने की, फल की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फल आखिर में कट गया। तो हताश है या फिर अभी ऐसे है कि? बिल्कुल, मैं आपको बहुत क्लियर कहता हूँ। हताश वो होता है जो पहले से अपने एजेंडा तय कर लेता है। हम कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक दिमाग में ये भी थी कि रिप्रेजेंटेशन का मौका मिले। मौका सबको नहीं मिल सकता क्योंकि टिकट तो एक ही होती है, तो किसी एक को चुनना था। और हमारे जितने भी टॉप लीडर्स हैं उनको जो ये अच्छा लगा होगा, ये सोच समझ के किया होगा। हम ये चाहते हैं कि उनके निर्णय को हम खरा साबित करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। यदि सपोज करो मुझे टिकट मिलती तो मैं यही तो अपेक्षा करता बाकी लोगों से, तो ये अपेक्षा उनकी सुभाष जी की भी आज यही है कि भाई मेरे जितने भी साथी हैं वो मेरा पूर्ण रूप से साथ दें, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम कमल खिलाएं। इसमें कोई किसी तरह का ना सोच है ना संकोच है, हम बहुत क्लियर हैं। डोटासरा जी ने कहा था उसी सभा में, महरिया जी ने कहा था कि जाति काट देंगे, जाति छोल देंगे। हाँ। और फिर उसका प्रत्युत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि जाति काट छोली नहीं, छांगी जाती है। हाँ। और 2 बार तो छांग दी है। हाँ। अब की बार ऐसी छांग देंगे कि दोबारा निखर के नहीं आए। तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या मजबूत हैं जो 18-19 लोग, जितने भी लोग आप टिकट की उम्मीदवारी कर रहे थे, वो एकजुट होकर मजबूत हैं? लंबे समय से कमल नहीं खिल पाया है लक्ष्मणगढ़ में, और लगातार विधायक हैं। देखिए अजय जी, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये एक बयार चल पड़ी है जी, और इसका बहुत बड़ा कारण है हमारे विधायक जी का अहंकार के साथ बात करना। उन्होंने कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर उनके अंदर एक मद नहीं झलक रहा जी। कहीं पर भी, राजनीति में नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा समाज में भी, अहंकार नहीं चल सकता जी। आप लोगों के द्वारा चुने गए हैं, आप अपने हिसाब से नहीं चुने गए, और आपकी तीनों बार की परिस्थितियां ऐसी बनी हैं जिसके कारण आप जीते हैं।
आप देखते हैं आपका काम कितना बोलता है और आपके अहंकार से आप किस तरह से आते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने लगभग 18,000 करोड़ रुपए का काम विधानसभा में करवाया है नहीं, बतौर शिक्षा। 18,000 का नहीं करवाया, 1800 2000। 1800 हाँ, माफ कीजिएगा 2000 नहीं 1800। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2000 करोड़ का बताते हैं आजकल। हम्म, बट 2000 करोड़ का काम दिखना भी तो चाहिए ना अजय जी। बातें करना बहुत आसान है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेरी मैथ्स ठीक है और मैं हर बार ये बात बोलता आया हूँ, आज फिर कहूँगा कि इतना काम करवाया होता तो हर गांव पेरिस का हो जाता। आप समझते हैं एक गांव के हिस्से में 175 गांव है लक्ष्मणगढ़ में हाँ टोटल। लगभग 45 175 है। 173 पहले थे, 2 नए गांव बने हैं। तो यदि इनमें डिवाइड किया जाता तो करीबन 11 करोड़ 42 लाख 85,000 715 रुपए के आसपास एक गांव के हिस्से में आता है। जी तो यदि इतना पैसा किसी भी गांव में लगता तो उसकी सुविधाएं ऐसी हो जाती कि आप देखते रह जाते। ये सिर्फ बातें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जो सड़कें 18 फुट से चौड़ी हैं उनका सारा का सारा जो पैसा आया वो सेंटर से आया है। 1100 किलोमीटर सड़कें बताइए। हाँ, वो 1100 किलोमीटर सड़कें आप जाके देखिएगा आज। पाकिस्तान इधर से चलें हाँ, तो पाकिस्तान बिल्कुल क्रॉस। आराम से आराम से। इसके अलावा स्कूलों में जो बहुत सारे जो वो लेके आए हैं वो एनजीओज के थ्रू आया, बट वो भी लगना चाहिए। देखिए, किए हुए काम की भर्त्सना नहीं होनी चाहिए। जी काम यदि होगा तो बोलेगा और दुनिया भी कहेगी। अभी जो काम की बात कर रहे हैं वो लोग लक्ष्मणगढ़ के कम कर रहे हैं, लक्ष्मण के बाहर के लोग बहुत कर रहे हैं कि आपके लक्ष्मणगढ़ में बहुत काम हुआ है। क्योंकि हमारी आदत है, हम सुबह टीवी पीते हैं और अखबार खाते हैं, हमारी आदत में है ये। तो जो आदमी जितना ज़्यादा बोलता है उसको लोग सुनते ज़्यादा हैं और वही बातें करने लग जाते हैं, आपके इतना काम होगा, आपके इतना काम हो गया। आके देखिएगा ना लक्ष्मणगढ़ में कितना काम हुआ है, कैसी सड़कें हैं, कैसी स्कूलें हैं, कैसा अस्पताल है। आप हर एक चीज़ को देखिए। वो कहते हैं कि ये ट्यूबवेल और पंप तो मेरे कंधे पे ही लिए चलता हूँ मैं। अरे बाप, पानी नहीं है, ज़मीन में पानी नहीं है, आप ट्यूबवेल खुदवा के क्या कर दोगे मुझे जी बताइए। सरकारी योजनाएं होनी चाहिए किस तरह से हमें वाटर रिसोर्सिंग करना है। पानी मेरे लक्ष्मणगढ़ उस जोन में आता है जो डार्क जोन में है। जब ज़मीन में पानी नहीं है, आप ट्यूबवेल खुदवा के क्या निकाल दोगे उसके अंदर? आप बरगलाएं नहीं। आप सच में ऐसा काम करें कि हर किसी को अच्छा लगे। मैं क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि काम हो। लोकतंत्र में जनता को ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, पर उतना सा चाहिए होता है जितना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि सच में ही काम करना है तो आपके हॉस्पिटल में, जिसको आपने जिला हॉस्पिटल नाम दिया, उसमें जिले हॉस्पिटल लाइक स्टाफ होना चाहिए और काम होना चाहिए, सिर्फ नाम नहीं। अभी आप उद्घाटन किया नहीं, उद्घाटन करने में तो माहिर है। वो तो हर तीसरे दिन उद्घाटन करते हैं। आप देखिए हर गांव में जा जाके जिस तरह से उन्होंने बातचीत करी है, जिस तरह से उन्होंने कहीं सीएचसी मैंने दे दी है, मैंने पीएचसी दे दी है। आपने 15 साल में कितना किया? अच्छा, 15 साल की छोड़ दीजिए, 4.5 साल में ये सब क्यों नहीं दिया? आपको लास्ट के 3 महीने कैसे याद है कि आप ये दे रहे हैं, आप वो दे रहे हैं? मतलब आप तो अल्लादीन का चिराग हो गए, जो मांगे मैं दे रहा हूँ। दे नहीं रहे हैं, सिर्फ बातें दे रहे हैं, सगु पे छोड़ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है भोली भाली जनता है, बरगलाने में आ जाएगी। लेकिन आजकल जनता समझदार हो गई, वोटर्स को पता है। हम बातें सुन रहे हैं लेकिन वो तय कर चुके हैं कि हमें किसको वोट देना है और किसको जिताना है। परिवर्तन यात्रा का और उससे पहले नहीं सहेगा राजस्थान, ऐसे कई प्रयोग राजस्थान के लिए विपक्ष के तौर पर भाजपा ने किए। आप कैसे देखते हैं भाजपा की इस रणनीति को, जो राजस्थान में एक रिवाज बना हुआ है कि एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, और उस रिवाज के हिसाब से तो आपकी बारी है संयोग से। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कहते हैं कि मेरी योजनाओं का धरातल पे बहुत इफेक्ट हो रहा है, मैं लोगों से फीडबैक ले रहा हूँ, मैं मिशन 2030 की बातें कर रहा हूँ, लोगों के सुझाव आ रहे हैं और उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोगों तक हम पहुँच रहे हैं, तो मेरा राज बरकरार रहेगा। तो आपको क्या लगता है, ये रिवाज बना रहेगा या फिर ये राज बना रहेगा? पहली बात तो मैं 2 टुकड़ों में इस बात का जवाब देना चाहूँगा। 4.5 साल में उनको कुछ याद नहीं आया। उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी कि हम राहत कैंप लगाने जा रहे हैं। इसका मतलब 4.5 साल परेशान किया आपने लोगों को कि राहत देने की ज़रूरत पड़ी। राहत के नाम से आपने क्या क्या दिया? आप जो ये फ्री बीज, ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने जा रहे हैं, इससे हमारी जनता को आप अपंग ना करें, आप स्वावलंबी होने दें। मैं फिर कह रहा हूँ, आज हिंदुस्तान में एक स्टेट ऐसा है जो टैक्स के पैसे का 0.1% सिर्फ फ्री बीज में, फ्री से जितनी भी स्कीम्स में खर्च करता है, वो केरला है। क्योंकि एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने इतना बढ़िया कर लिया कि वहाँ के लोग कहते हैं नहीं, हमें ज़रूरत की चीज़ें दीजिए जिनकी वाकई ज़रूरत है। जैसे
मैं बार बार रिपीटेडली ये बातें इसलिए कहता रहता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य सरकारों की जिम्मेदारी है, उनको मजबूत कीजिए आप। यदि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़ के और सब कुछ करेगा तो कितना पैसा बचेगा। सेम चीज़ हमारी यदि हॉस्पिटल्स अच्छी होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, तो क्यों मरीजों को प्राइवेट में जाना पड़ेगा, क्यों खर्चा होगा। और यदि जाना पड़ेगा तो सरकार की तरफ से इंश्योर्ड होना चाहिए कि कहीं पर भी जाके उसको अच्छी सुविधाएं लेनी है तो वो जाए, जेब से पैसा खर्च ना हो। ये दो चीज़ें यदि आपने ठीक कर दी तो लोकतंत्र स्वस्थ नजर आएगा। इन दोनों चीज़ों में उनको कोई लेना देना नहीं कह है। रहे हैं 25 लाख का हम इंश्योरेंस कर रहे हैं। आप 10 आदमियों की लिस्ट निकलवा दीजिए राजस्थान से। मुख्यमंत्री ने आप अपने 10 आदमियों की लिस्ट, मैं चैलेंज करता हूँ साहब, अपने आप- सोशल प्लेटफॉर्म पे कई लोगों से अरे बातचीत साहब, की, उन्होंने कहा कि मैं किसी ने आपको कह रहा हूँ दो जी, चीजें। जी एक तो आप आरटीआई लगाइए कि इन्होंने पिछले 6 महीने में अपनी योजनाओं का प्रचार करने के लिए जो पैसा खर्च किया न्यूज़पेपर्स पे, टीवी पे और इश्तिहार लगाने पे, करीबन 2000 करोड़ रुपए खर्च किए इसके ऊपर। इसके अलावा जो आफत कैंप लगाए थे, जिनको आप राहत कैंप कहते हैं, उनके लिए 1000 करोड़ बहुत पैसा होता है साहब, वो सिर्फ मोबिलाइज करवाने में खर्च किया। यदि वो 3000 करोड़ रुपए का सच में कुछ करते ना, आज मैं आपको इसके एग्जाम्पल देता हूँ। एसके हॉस्पिटल हमारी सीकर में सारी सुपर स्पेशलिटी पोस्टेड हो गई है जी। कार्डियोलॉजिस्ट के पास कैथ लैब नहीं है, वो क्या करेगा। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास एंडोस्कोपी करने के लिए अपनी लैब नहीं है, वो क्या करेगा। यूरोलॉजिस्ट के पास में डायलिसिस की मशीन है और बाकी सारी चीज़ें करने के लिए नहीं, वो क्या करेंगे मुझे बताइए। जो उन्होंने सीखा है भूल जाएंगे, यहाँ कोई नहीं रहना चाहेगा। मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूँ साहब, आप ये मत कीजिए मैंने ये करवा दिया, वो दिखना चाहिए। यदि कार्डियोलॉजिस्ट कैथ लैब है ही नहीं तो कैसे गरीबों को सुविधाएं दे पाएगा, कैसे वहाँ पर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होगी। सेम चीज़ें यदि एंडोस्कोपी नहीं है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो बेस्ट सुपर स्पेशलिटी अपनी सारी पढ़ाई करके आए और उनको काम करने की यदि आप उपकरण नहीं देंगे, आप उनको वो जगह नहीं, फैसिलिटी नहीं देंगे, तो ना तो गरीबों का, मरीजों का कोई भला हो पाएगा और ना ही जो बेचारे पढ़ के आए, इतनी पढ़ाई करके आए, उनका भला हो पाएगा। वो रहेंगे भी नहीं यहाँ, या तो छोड़ के चले जाएंगे गवर्नमेंट को या फिर कहीं और ट्रांसफ़र करवा लेंगे। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप बातें ना करें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, आप सच में लोगों को कुछ देने की सोच रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने अभी इश्तिहार का बात की कि राजस्थान सरकार ने इश्तिहार में खूब पैसा बहाया है, आपके हिसाब से तो बहाया ही है, लेकिन ये काम तो मोदी सरकार ने कोरोना के अंदर भी किया था। होर्डिंग लगे हुए थे हर जगह, मुफ्त की वैक्सीन। क्या नहीं अभी रक्षाबंधन पे 200 रुपये सिलेंडर क्या में नहीं मिले? 200 रुपये सिलेंडर में कम हुए थे, तब भी बड़े बड़े होर्डिंग। यानी वो तो अपनी योजनाओं का प्रचार करने के लिए सरकार ये काम तो देखो मैं फिर कहूँगा, यदि आप इन दोनों में डिफरेंस कैसे देखते हैं? नहीं, यदि आप किसी भी जो जितनी भी आपकी स्कीम्स होती हैं उनका प्रचार यदि स्कीमों से ज़्यादा करते हो तो ठीक नहीं, ये आम आदमी का पैसा है। आप इसको कैसे देखते हैं, भाजपा ज़्यादा करती है या कांग्रेस ज़्यादा करती है? डेफिनेटली आप राजस्थान सरकार को देखिए, काम कुछ नहीं किया इन्होंने, तो प्रचार ही प्रचार किया। मैं इस बात को पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, फिर दोबारा बता देता हूँ कि राइट टू हेल्थ और राइट टू अकाउंटेबिलिटी दो इस तरह के अधिकार थे जो इनकी मैनिफेस्टो में थे जी। इनको ये पता था कि हमें कौन सा लेके आना है जिससे कि वो लोगों के अंदर हम वोट मांगने जा सकते हैं। यदि ये राइट टू अकाउंटेबिलिटी लेके आते तो मैं कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी इनकी और इनके सारे ऑफिसर्स की तय होती, आम आदमी को सच में इसका लाभ मिलता। थोड़ा सा उस बिल के बारे में आप बता दें, लोग राइट टू अकाउंटेबिलिटी का मतलब आपका ये आम जो भी काम करते हैं यदि वो गलत होता है तो वो आपकी जिम्मेदारी होती है। जैसे किसी ने सड़क बनाई और वो 3 साल से पहले टूट गई तो बनाने वाले जो जितने भी पीडब्ल्यूडी के थे उनकी जिम्मेदारी है, उनकी तनख्वाह में से कटते पैसे। वैसे ही मान लो किसी आपने बिल्डिंग बनाई और वो 3 साल में 2 साल में गिर गई तो वो जो बनाने वाले JN XN उनके उस खाते में से जाएंगे पैसे। जिम्मेदारी इनकी नहीं ऊपर तक तय होती, जो मंत्री से लेके सारे। तो जब ये जिम्मेदारी होती तो हर काम अच्छा होता, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता, जो भी काम करते वो पब्लिक के भले की तरह होता। आज मैं बता देता हूँ, जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी इकट्ठा हुआ, मच्छर पैदा हुए, इतना डेंगू फैला। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मैं बता सकता हूँ, ये बात किसी ने नहीं उठाई। मैं जब बचपन में छोटा था तो मलेरिया की दवाई छिड़कने वाले आते थे। हमारे तो पड़ोस के गाँव में एक मोहन जी थे जिनका नाम ही मोहन मलेरिया रख दिया गया था क्योंकि वो दवाई छिड़कने आते थे। आप सोचिए, ना तो आमजन इस बात को उठा पा रहा है कि भाई मलेरिया की दवाई तो छिड़कवा दीजिए, नहीं किया गया। और पूरे हॉस्पिटल पिछले 1.5 महीनों में अटे पड़े थे। क्यों? क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं थी? सड़कों का टूटा हुआ होना, पानी भरा होना, जिसके कारण मलेरिया या डेंगू का फैलाव होना,
यही तो चीजें जो सरकार को करनी है। यदि अकाउंटेबिलिटी का राइट होता, जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी का एहसास होता, तो ये सारी चीजें ना होती। बट वो नहीं करना चाहते, वो लेके आना चाहते थे जो हो ही नहीं सकता था। और हमने चैलेंज भी किया था कि गहलोत साहब, आप सिर्फ सगोपा छोड़ रहे हैं, ये राइट टू हेल्थ नाम की जो चीज़ लाएं, इसका प्रचार हमने कर दिया है, लेकिन हमें पता हो ये आप अपने गवर्नमेंट के उस पर भी लागू नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाए। आप देख लीजिए, हमने चैलेंज किया था और वो नहीं हो पाया, क्योंकि वो होने वाली चीज़ ही नहीं थी। इन्होंने जिस तरह का वो बना के लेके आए थे, वो इस तरह की चीज़ थी जो सिर्फ अमेरिका जैसी कंट्रीज में, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, जी जहाँ सारी चीज़ें धरातल पे पहले से मजबूत है, वहीं हो सकती थी। लेकिन क्योंकि इनको पता है कुछ बातें ऐसी करनी है जो आम जन को लगे कि वाकई में इससे हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है, वो बातें ला के रखते हैं और चुनाव के टाइम पे ला के रखते हैं। लेकिन अब जनता समझदार हो चुकी है, और मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप काम कीजिए धरातल पे, लोकतंत्र को दिखाइए कि यस, ये लोकतंत्र होता है और इस तरह से काम किया जाता है। पिछले लगभग 12-13 साल से मैं सीकर में रहता हूँ। आपसे भी मुलाकातें होती रहती हैं और आप भी डॉक्टरी के पेशे से सीकर में ही काम कर रहे हैं। जी, सीकर के हालात की भी अगर बात करें, ये विधानसभा आपकी लक्ष्मणगढ़ है, वहाँ भी ये जो पुलिया के पास जो पानी बढ़ता है, कई वर्षों से समस्या आपने है। बहुत बहुत सही बात पूछी है अजय जी। जी वो जो बच्चा गिरा था युवराज जी खड्डे में, आप सोचें तो सही, ये जिम्मेदारी होती है। अभी राइट टू अकाउंटेबिलिटी यदि कानून होता, तो जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी तय होती, और आज वो जेल में होते जिन्होंने खड्डा खुदवाया, खड्डा भरा नहीं, फेंसिंग लगाई नहीं। आपने किसी घर का चिराग उजाड़ दिया। आप क्या मतलब, आप सोच के तो देखें, जी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज सीकर के अंदर स्टेट के नहीं, कम से कम 10-12 स्टेट के बच्चे आते हैं। बिल्कुल। यदि सच में राइट टू अकाउंटेबिलिटी होती तो शहर चमक रहा होता। ऐसे नहीं कि एक साल सड़क बनाएं, दूसरे साल उसी को तोड़ दें, फिर बनाएं, हॉस्पिटल में कमरे बनाएं, करोड़ों रुपए खर्च करें, 6 महीने बाद लगा नहीं है, ठीक नहीं, उसको तुड़वा दें। क्या मतलब है? जी अरे, आम आदमी के टैक्स के पैसे का आप इस तरह से करोगे? आप चीजें प्लान के साथ करें। लेकिन स्कूल इस दौरान डॉक्टर साहब, भाजपा की सरकार भी रही है इन 10 सालों की मैं जब जिक्र कर रहा हूँ। हाँ, वो पानी की व्यवस्थाएं वहाँ भी नहीं सही हो पाई, ना कांग्रेस की सरकार में। तो क्या आप मानते हैं कि कुछ मुद्दे सिर्फ बात करने के लिए विपक्ष के पास होते हैं? जब मैं आपकी एग्री सरकार की। करता हूँ। नहीं, मैं एग्री करता हूँ, ये फेल्योर है हमारा। देखो, सरकारों का फेल्योर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ ये 5 साल का फेल्योर है। शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत नहीं करना सरकारों का फेल्योर है। लोकतंत्र में ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से देश की प्रगति होती है। तीसरी सड़कें, अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य, ये 3 चीज़ें आपके देश को टॉप पे लेके जाती हैं। और ये तीनों पे जब सरकारें काम नहीं करती हैं तो ये फेल्योर होता है, और फिर आप सिर्फ राजनीति करते रह जाते हैं, एक दूसरे को कोसते रह जाते हैं। तो कोसने की इनमें ज़रूरत है नहीं, मैं तो कह रहा हूँ काम करने की ज़रूरत है, और लोग ऐसे ही आने चाहिए जो काम करने वाले हो, नेतागिरी करने वाले ना हो। अभी जो आप जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, एक्चुअल में राजनीति में ऐसे मुद्दों पे बात होनी चाहिए, नेताओं को भी करनी चाहिए और उनके समर्थकों को नेताओं से पूछना भी चाहिए कि आपने हमारी विधानसभा में कौन सा काम हमारे लिए किया जिसकी उपयोगिता हमारे लिए है। और हमें अच्छा लगा कि आप ऐसा सोचते हैं लोगों के बारे में। अब आपको क्या लगता है, अगर लक्ष्मणगढ़ में कमल खिल जाता है, अगर ये रिवाज जो राजस्थान में बना हुआ है, अब की बार उस रिवाज के हिसाब से भाजपा की सरकार बनती है, तो क्या दमदारी से आप अपने नेता को ये बात कहेंगे कि मेरे लक्ष्मणगढ़ में ये काम होना चाहिए, क्योंकि जब टिकट मिली थी तब हम आपके साथ थे? देखिए अजय जी, मैं आपको बता दूं कि मैं मेरी चिकित्सा का काम बहुत अच्छे से कर रहा था, कर रहा हूं और करता रहूँगा। राजनीति की तरफ मूव करने का एक ही मकसद था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो नहीं रही है, वो करनी है। जी चांस नहीं मिला, लेकिन जिनको चांस मिला उनको डेफिनेटली ये बातें जोर दे के कहेंगे, डंके की चोट पे। डंके की चोट पे, कि हम इसलिए नहीं राजनीति में आपके साथ हुए हैं, हम इसीलिए हुए हैं कि आम जन तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए। जी हम आप 5 साल में कोई आप राजा नहीं बनते हैं, आप सेवक बने, तो सेवक की तरह लोगों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, उनको ज़रूर ठीक कीजिए। चाहे वो रोजगार हो, चाहे फिर वही बात आ जाती है, चाहे शिक्षा हो, बिल्कुल। चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सड़कें हो, बुनियादी ज़रूरतें हैं बुनियादी ज़रूरतें। उनको आप क्या नीड है? आप देखिए, जोधपुर में काजरी है, उसकी ब्रांच हर हालत में शेखावाटी में होनी चाहिए थी, जी हम नहीं ला पाए अभी तक। वो अब गुड़ामालानी में गई है हेमाराम जी के प्रयासों के द्वारा, मैं तो तारीफ़ करूँगा, भले ही चाहे वो कांग्रेस में हो, उन्होंने अपनी ज़मीन दी है। और क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके यहाँ होनी चाहिए थी, क्योंकि बाजरा की फसल सबसे ज़्यादा यहाँ होती है। जी वो किस्म यहाँ आती, 40 दिन में बाजरा की आपकी फसल तैयार होती, आपके किसानों को 2 रुपये अच्छे बनते, क्योंकि अब मौसम का ऐसा रहा है, 30-40 दिन बारिश किसानों होती के है। लिए तो कांग्रेस ने आने से पहले कहा था कि 1, 2, 3 और 10
वो किसानों 10 का तक कर्जा। गिनती करी थी, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो गिनती करने वाले लोगों में से आप ही हैं। धरातल पे गए हैं, ये मुद्दा रहेगा अहम, क्योंकि बड़ा डेफिनेटली, वर्ग है पक्का किसान। पक्का पक्का पक्का, कैसे नहीं। मैं किसान के घर पैदा हुआ हूँ, मुझे पीड़ा पता है, मैंने हल चलाए हैं, मुझे पता है किस तरह से किसान हर साल भगवान के द्वारा बार बार पीट दिया जाता है। जी। मैं तो ये बात भी क्लियर कर दूं आपको कि राजस्थान का किसान ही ऐसा है जो अभाव में रहते हुए मिनिमम सुसाइडल रेट है। बाकी हिंदुस्तान की कहीं के भी सर्वाइव तो कर रहा है। क्योंकि यहाँ के किसान को लड़ने की आदत है। बारिश हो गई, अभी आप देखिए सारी की सारी फसल, उस समय बारिश हुई जब थोड़ा बहुत बचा था, सब सत्यानाश हो गया, फिर भी अगली फसल के लिए फिर उठ खड़ा हुआ। और ऐसे तो वक्त में सरकार की असलियत में जरूरत होती है। यस यस, आप ऐसा ना करें, आप सिर्फ बात करके ना छोड़ें। आप एमएसपी को ठीक नहीं कर पाए, आप कई चीज़ों को ऐसे है जो छूट गई हैं, उनको ठीक करें, क्योंकि एमएसपी के लिए तो सेंटर ने का नहीं नहीं, मामला। तो मैं इस चीज़ के लिए भी मैं कहता हूँ कि डेफिनेटली ये चीज़ें ऐसी हैं जो किसानों के लिए जरूरी है और ये होनी भी चाहिए। बिल्कुल। आपका आपका जब नाम विधानसभा चुनाव, क्योंकि 23 में विधानसभा चुनाव है, और संयोग से राजस्थान में ये है कि 24 में लोकसभा चुनाव आ जाएंगे, यानी कि ज़्यादा अंतराल नहीं रहेगा। और राजनेताओं के लिए ये परीक्षा की घड़ी है दोनों चुनाव, क्योंकि पिछली बार तो भाजपा ने 24 सीटें जीत ली थी, एक पे गठबंधन था हनुमान बेनीवाल का, जी वो सीटें भी आ गई थी, यानी कि 25 की 25 सांसद की सीटें भाजपा की झोली में थी। नाम जिक्र ये चल रहा है, जैसे ही आपका नाम वहाँ से कटा तो आपके कई दिल्ली जयपुर दौरे हुए हैं, बड़े नेताओं से संपर्क हुए हैं, ऐसा हमें पता चला है कि लोकसभा की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि भाजपा ने अब की बार एक प्रयोग और किया है, कई सांसदों के टिकट काट कर, अब पता नहीं कि वो सांसद का चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन उनको विधानसभा में ले आए हैं। तो लोगों के अंदर ये चर्चाएं हैं कि सांसदों का टिकट कट गया है, इसलिए विधायक के चुनाव में आए हैं। तो क्या आप जैसे लोग सांसद की तैयारी, देखिए ये इशारा हुआ है ऊपर से? नहीं, ये चीज़ तो मैं भाई ये नहीं कहता कि भाई मेरे को कोई टिकट का एसएमएस मिला है इसलिए मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ। मैं तो एक कार्य करता हूँ, पार्टी जब भी जो जिम्मेदारी देगी मैं उसको निर्वाह करूँगा। लेकिन ये बात सच है, हमारी पार्टी को नेता नहीं चाहिए, हमारी पार्टी को कार्यकर्ता चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए, और उसके एग्जाम्पल भी हैं। आप जयशंकर जी को देख लीजिए, आप हमारे रेलवे मंत्री हैं, उनको आप देख लीजिए। वो लोग हैं जो सिर्फ काम करना जानते हैं, राजनीति नहीं करते। और अब एक थीम भी है हमारे मोदी साहब, अमित शाह भाई साहब, ये सब इस तरह की बात सोच के बैठे हुए हैं कि अब पॉलिटिक्स नहीं, काम चाहिए हमें। देश को यदि 2047 तक नंबर 1 पे लेके जाना है तो सिर्फ वर्कर चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए। ये थीम है हमारी पार्टी की, और मुझे लगता है इस और काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। और लोग इस तरह के आएंगे जो इंटेलेक्चुअल्स होंगे, जो काम करने के आदी हैं और जिनकी काम करने की बड़ी इच्छा है, वो लोग आएंगे पार्टी में डेफिनेटली। इशारों ही इशारों में तो आपने बता दिया, लेकिन दर्शक अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने पूछा कि क्या लोकसभा की दावेदारी के लिए आपको आश्वासन दिया गया है कि आप लक्ष्मणगढ़ में एक बार कमल खिलाइए मिलकर, और हो सकता है आप पर भरोसा किया जाए। अजय जी, मैं लक्ष्मणगढ़ में नहीं, मैं जिले की सारी तहसीलों में जाऊंगा और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम सीकर की 8 सीटें जीतें। जी। देखिए, रिजल्ट बाद की बात है, लेकिन कोशिश हम भरपूर करेंगे। और जब हम विधानसभा में मजबूत होंगे तब आगे की बात करेंगे। सीधी सीधी बात है, अभी हाल फिलहाल हम विधानसभा की लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती से लड़ेंगे, और कोशिश रहेगी कि 8 सीटों पर हम जीतें। बिल्कुल। 41 जब सीटें ये आई थी सूची, तो कई जगह आपने देखा कि भाजपा ने अपने बागियों को उम्मीदवार बनाया है। ये मुद्दा जनता के बीच में काफ़ी रहा कि बागियों पे आखिर क्यों भरोसा किया, क्या जीत के लिए या फिर कार्यकर्ताओं को अहमियत नहीं दी गई? इसमें कैसे देखते हैं आप? क्योंकि झुंझुनू की सीट की आप बात कर लें, वहाँ पे बागी थे। आप नवलगढ़ की सीट पे बात कर लें, वहाँ पे वो बागी थे। कई ऐसी सीटें हैं जहाँ ये पे देखिए, फॉर्मूला ऊपर जो बैठे हुए हैं उन लोगों के पास में सेट होता है किस तरह से चुनाव लड़ना है। हम कार्य करता है, हमारा काम कार्य करना है। ये सारी चीज़ें ऊपर वालों के हाथ में है, इसलिए इस बारे में ज़्यादा मैं नहीं कह पाऊंगा। मैं बहुत बड़ा कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मतलब हम कार्य करता हूँ, एक कार्यकर्ता। आखिरी सवाल, 2018 का चुनाव हुआ था और उससे पहले जब भाजपा की सरकार थी तो चेहरा साफ था कि भाजपा की सरकार बनी, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होंगी, लेकिन अब दूर दूर तक वसुंधरा राजे दिख नहीं रही हैं। फोटो में भी नहीं किनारे पे दिख रही हैं। नहीं नहीं अजय जी, मैं आपको पहले कह रहा हूँ। पहले पास में होती थी, अब वो दूरियां बढ़ने लगी हैं। नहीं नहीं, इसका मैं आपको इसको क्लियर कर दूं। पहली बात तो वसुंधरा राजे मैडम सब जगह दिखती हैं, सारी सभाओं में भी होती हैं, हर जगह सारे फैसले उनके साथ बैठ के लिए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, हमारा मुख्यमंत्री इस समय कमल का फूल है और तय हमारे हाईकमान ने करना है, इसलिए हमारी जो लड़ाई बहुत प्योर है।
क्यों ये हम नहीं इसलिए चाहते। क्यों ये इसलिए है कि भाई उम्मीदवार ज़्यादा हो गए हैं, किसको संतुष्ट करें? क्योंकि राजेंद्र राठौड़ हैं, वो खुद चाहते हैं कि शेखावाटी पे मेरी अच्छी पकड़ है, मैं मुख्यमंत्री बनूं। आपके मित्र हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। और उनका तो एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि आप राजेंद्र राठौड़ जी को मुख्यमंत्री बना दो, मैं ईआरसीपी के लिए आपको 45,000 है, कुछ आंकड़ा बताया था, इतना पैसा दिला दूंगा सेंटर से। अजय जी, मैडम वो जी खुद चाहते हैं, देखिए, बाबा लोग अलवर की तरफ से आवाज़ उठा रहे हैं कि बाबा लाओ यूपी की तरह। तो ये संभावना है कि बाबा भी आ सकते हैं राजस्थान में? बीजेपी में सारी संभावनाएं हैं। एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता हो, आपको सरप्राइज ही होगा जिस दिन मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस होगा। डेफिनेटली पब्लिक सरप्राइज करेगी। हमारे यहाँ तो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उसके आपके पास कई एग्जाम्पल हैं। आप हरियाणा के मुख्यमंत्री देख लीजिए, यूपी के मुख्यमंत्री देख लीजिए, उत्तरांचल के देख लीजिए। जितने भी मुख्यमंत्री आए, किसी को नहीं पता कि भाई ये मुख्यमंत्री होंगे क्या। ये हमारे ऊपर के हाईकमान की सोच में है कि किसको हमें बनाना है। ये फीलिंग भी आनी चाहिए आम आदमी को कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। ऐसी सोच के साथ हम चुनाव लड़ते हैं, इसीलिए शायद इस बार कोई नाम भी नहीं रखा गया है। अभी भाजपा के अंदर लक्ष्मणगढ़ में आपने एकजुटता दिखाई है, लेकिन कुछ लोगों की नाराजगियां अभी भी हैं टिकट को लेकर कि अचानक आए हैं पार्टी में, टिकट लेके आ गए, हम कैसे जाएं? मैं कुछ नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन फिर भी आप समझ रहे हैं मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ। उन लोगों को क्या मनाने में आप सक्षम रहेंगे जो भाजपा से नाराजगी दिखा रहे हैं? देखिए, भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो नाराज नहीं होगा, नेता की क्योंकि बात कर रहा हूँ मैं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नेता तो पब्लिक बनाती है, होता तो कार्यकर्ता ही है। और यदि किसी को ये लगता है कि मैं पार्टी से बड़ा हूँ, तो शायद भूल है किसी की भी। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारा भूला भटका भाई बहन कोई नाराज है तो हम उसको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, हम साथ में लेके और फिर चुनाव लड़ेंगे। आखिर में आप बोल हिंदुस्तान के माध्यम से 2023 विधानसभा चुनावों को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, वो एक कहावत है, वैसे तो कहानी है, कहावत नहीं है, कि गोल कमरा में अन आदमी ने घुसा दियो और वो दीवार के सारे सारे हाथ लगा की और घूमतो रही, और जे दरवाजो आयो जठों भी निकलनो हो बी टाइम वो आपकी टाट कुचरे लगो। और यहाँ करता करता 3 चक्कर लाग गया पर बिन दरवाजों को नहीं मिले और वो बारन को निकल सके। तो मेरा निवेदन है मेरी लक्ष्मणगढ़ की जनता से, लक्ष्मणगढ़ की जनता से नहीं, मतलब सीकर की पूरी जनता से वो निवेदन करूं कि चुनाव 5 साल बाद में आते हैं। ये महापर्व है, ये दिवाली होली से बड़ा ही माने, क्योंकि 5 साल के लिए आप अपनी सारी चीज़ें किसी के जिम्मे रखते हैं। तो चुने, आप ऐसे इंसान को चुने जिसका विजन क्लियर हो, जो सच में जो लोकतंत्र में सही चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में जानता हो, आपके बीच रहता हो, शालीनता हो, एक ऐसे आदमी हो जो बात आगे तक रख सकें, आपकी बात सुने, समझें और आगे तक रख सकें। ऐसे इंसान को चुनें ताकि लोकतंत्र स्वस्थ रहे, आप तक ये चीज़ें पहुँचें और ज़रूरत की चीज़ें को ठीक भी कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो जनता से कहूँगा कि हमेशा आप मजबूत होंगे तो आपका नेता मजबूत होगा। एक बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि किसी भी समय की राजनीति और फिल्में उस समय के समाज की सोच का आईना होती हैं। तो आप सोच लीजिए आपकी सोच क्या है। यदि कमज़ोर होगी तो कमज़ोर आदमी चुनेंगे। मैं ये भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे लोगों को चुनें ताकि स्वस्थ लोकतंत्र हो, आपकी सारी चीज़ें भी पूरी हो सकें। डॉक्टर साहब, धन्यवाद। आपने समय दिया बोल हिंदुस्तान को। चुनावी टाइम है, नेताओं के लिए ये समय बड़ा इम्पोर्टेंट है, हम समझते हैं। उसके बावजूद आपने कीमती समय से समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक और यू अजय जी। उम्मीद करते हैं कि जिस शिद्दत से आप लगे हुए हैं राजनीति में, जिस एजेंडे के साथ आप आए हैं, ऐसे लोगों का व्यक्तिगत रूप से भी मैं समर्थक रहा हूँ कि वो लोग आएँ राजनीति में, कम से कम वो बातें तो रखें जो 70 साल तक वो बातों को छोड़कर हम जाति धर्म के मामलों पर राजनीति करते आए। अक्सर वो वोट डालने का जब समय आया तो हम जात देखकर वोट दे देते हैं, हम धर्म देखकर वोट दे देते हैं, हम काम को नहीं देख पाते हैं। तो आपका शुक्रिया कि आपने राजनीति में पहल कर इन मुद्दों के साथ की। ये डॉक्टर साहब रामदेव जी चौधरी थे जो मजबूरी से अपनी पैरवी कर रहे थे लक्ष्मणगढ़ में। आखिर में फैसला पार्टी आलकमान ने किया। सुभाष महरिया जो पार्टी में आए थे, नए नए घर वापसी हुई थी, उन पर भरोसा जताया है और इन्होंने विश्वास दिलाया है उनको कि पार्टी ने जो फैसला लिया है उस फैसले के साथ वो तमाम कार्यकर्ता जो इतने सालों से 5 साल से लगातार काम कर रहे थे क्षेत्र में, वो पार्टी का कमल खिलाने में कामयाब हो गए। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान की ये चुनावी यात्रा, और इस यात्रा में आपको क्या लगता है? आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी लगातार जारी हैं। आपके मुद्दे, आपके हिस्से के सवाल सब आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। लगातार हमारी ये चुनावी यात्रा जारी रहेगी। मैं अजय कुमार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।